बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप फीफा 2022 ट्रांसमिशन। मेरा ख्याल है कि जो आज का मैच वर्ल्ड कप का हुआ, जो अभी तक का हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं, सबसे ज़बरदस्त किस्म का हमें मुकाबला देखने को मिला और बड़े ज़बरदस्त एक्साइटिंग मैचेस तो चल ही रहे हैं। इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के दो एनालिस्ट। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं इज़हार बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम इज़हार भाई। इस्लाम, बहुत शुक्रिया इज़हार भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम मैच को एंजॉय कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप का सबसे ज़बरदस्त मुकाबला, मेरा ख्याल है स्टार्ट इसी से करते हैं। कैसे देखते हैं इस मैच को? व्हाट एन एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, रिटेनिंग मैच। 65 मिनट तक तो ऐसे था जैसे नींद आ रही थी कि पता नहीं कुछ मैच में होना भी है कि नहीं। लेकिन पहले रोका हुआ था उनको, लेकिन जैसे ही उसने गोल किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, उसके बाद तो मैच ऐसे खुल सा गया और ऐसा एंटरटेनिंग मैच। पहले रोनाल्डो ने पेनल्टी, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ी सॉफ्ट पेनल्टी थी, जरा कह लें कि पोर्चुगल को रेफरी ने फेवर दी। उसके बाद रोनाल्डो क्लासी प्लेयर है, आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि को बड़ा फिनिशर, जितनी पेनल्टीज उसने ली है कन्वर्ट करेगा। उसने बहुत अच्छी पेनल्टी ली, हालांकि कीपर ने राइट गैस किया, लेकिन उसके बावजूद पेनल्टी में इतनी जान थी कि वो उसको रोक ना पाया उसकी स्ट्रोक। उसके बाद जैसे ही रोनाल्डो ने गोल किया, उसके बाद आयू ने फौरी उसको इक्वलाइज कर लिया और फिर ऐसे एंटरटेनिंग मैच। आयू का गोल आया, फिर उसके बाद 5 मिनट 2 गोल कर दिए फिर पुर्तगाल ने। असल में जो इतनी आउटस्टैंडिंग, इतनी क्लासी टीम है, उसके खिलाफ आप ज़रा भी कंसंट्रेशन अपना डाउन नहीं कर सकते। घाना ने इक्वलाइज करने के बाद अपनी कंसंट्रेशन डाउन कर दी और 2 ऐसे मौके दिए जिसको उन्होंने बड़ा खूबसूरती से कैपिटलाइज किया। मुझे बड़ा दोनों गोल जो थे वो उन्होंने मिड में जो है वो अपनी बॉल ड्रॉप की थी एंड दैट लेड टू अ काउंटर अटैक। और सही कह रहे हैं, जिस तरह वो ब्रूनो फर्नांडिस एकदम आया और तो उसने सेकंड गोल के लिए भी जब उसको पास दिया तो अच्छा, बड़ी एक यूनिक चीज़ ये नज़र आई, बड़ी मज़ेदार। पहले वो घाना के कैप्टन बाहर गए और वो ही वाज सेलिब्रेटिंग विद द टीम और उसके बाद काउंटर गोल हो गया और विद इन 4 मिनट्स दे हैव डन 2 गोल्स। फिर इसी तरह जब वो हमने देखा कि रोनाल्डो बाहर गया और वो भी सेलिब्रेशन कर रहा था और फिर गोल हो गया, तो बड़ा वो उसके हाथ से देखें ऐसी चलती है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो ब्लेंड करें ना, हम एक्सप्रेशन को देखें तो अप्स एंड डाउन, वो बड़ा खूबसूरत हमें आज नज़र आया। और मेरा ख्याल है जो लास्ट मिनट के अंदर भी जो घाना की एक अपॉर्चुनिटी थी, कीपर वाज नॉट अवेयर कि वो पीछे प्लेयर मौजूद है और उसने उससे बॉल छीना, बट वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि वो नहीं कर सका। मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत कम्बिनेशन हमें गेम का नज़र नहीं आ सकता। ऐसे फुटबॉल को इसलिए खूबसूरत गेम कहते हैं और वजह उसकी ये है कि जब तक आखिरी सेकंड तक आपको नहीं पता होता कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। और मेरे ख्याल में पहले घाना ने बड़ी जल्दी जश्न मनाना शुरू कर दिया, उनके कैप्टन ने इक्वलाइज करके वो उनके लिए बहुत बड़ा एक रिजल्ट होना था। अगर पोर्चुगल जैसी टीम के खिलाफ वो 1-0 ड्रॉप कर जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होनी थी। और जिस तरह रैंक के अंदर वो 41 पे हैं, वो सेकंड नंबर पे हैं, वो प्रॉब्ली 61 द लोएस्ट रैंक टीम है। लेकिन वैसे आप सुबह जैसे बता रहे थे कि ये जितनी भी अफ्रीकन टीम है सबसे बेस्ट खेल रही हैं, ये तो उन्होंने प्रूव किया कि जो पिछली कुछ फॉर्म आ रही है वो बड़ी अच्छी आ रही है एंड स्टार वाज ऑन द राइज। और उन्होंने इस चीज़ का बड़ा अच्छा मुजाहिरा किया है कि उन्होंने दे डिड नॉट लेट अप टिल द लास्ट मिनट। और अगर वो उस टाइम पे वो गोलकीपर से वो निकाल लेते तो दिस मैच वुड हैव बीन, वो ले चुका था, बस वो थोड़ा सा वो क्या कह सकते हैं स्पर इन द मोमेंट वो कर नहीं पाया कंट्रोल बॉल को। अगर वो कर जाता तो इट कुड हैव बीन इक्वलाइजर अगेन। आप यकीन माने जो पोर्चुगल के सब्स्टिट्यूट्स वगैरह थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि हम भी ग्राउंड में उतर जाए। इतना ज्यादा आखिरी मिनट तक उनका कह लें कि जान अटकी। और टेम्पर्स भी बड़े हाई हो गए थे बीच में, वो जब उन्होंने बीच में लड़ाई की इस तरह की अभी तक हमने वर्ल्ड कप में भी नहीं देखी। अभी तक थोड़ा स्मूथ चल रहा था, गर्मी अभी हुई है शुरू, ये अब शुरू हुई है क्योंकि अब हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि जो पहले मैच के बाद अब लास्ट मैच जो है वो 90% टीम को बता देगा कि वेदर दे आर स्टेइंग इन द वर्ल्ड कप और दे आर गोइंग आउट। तो अब जो जोर लगने वाला जो मरला है ना, वो मेरा ख्याल है बढ़ता चला जा रहा है कि अब एनर्जी लेवल आप देखेंगे डिफरेंट होगा सेकंड मैच के अंदर, थर्ड के अंदर। तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा टीम्स के लिए जो भी सेकंड राउंड शुरू होगा, जो कल से शुरू हो रहा है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू डिसाइड अ लॉट ऑफ द पोजीशंस जो हम आगे जाके राउंड ऑफ 16 के लिए देखेंगे। अच्छा, एक बात हम डिस्कस कर रहे थे पहले मैच में भी, पहले शो के अंदर भी, कि हमने देखा कि स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की अगर बात थोड़ी सी हम कर लें, स्पेन में एक बड़ी डिफरेंट किस्म की टीम नज़र आई या फ्रांस नज़र आई, जो कि दोनों मैचेस बहुत बड़े मार्जिन से जीते। बाकी टीम जो है ना वो सब मैचेस आप देख लें कि बड़ा हेल्दी कंपटीशन कह लें, बड़े टाइट मैचेस हुए। तो ये लगता है कि अभी तक की 2 टीम ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही हैं रिगार्डिंग टू अदर टीम्स। नो डाउट, लेकिन आप इंग्लैंड को भूल रहे हैं। इंग्लैंड ने भी बड़ा डोमिनेट किया है ईरान के खिलाफ 6-2
ईरान बज़ाहिर तो कह लें कि बेशक एशिया से है, लेकिन देन अगेन इट्स अ वेरी हाईएस्ट रैंक्ड एशियन साइड है, 20th रैंकिंग है और उनका डिफेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस ईरान के खिलाफ भी बहुत आउटस्टैंडिंग थी, उसको भी हम भूल नहीं सकते। और ब्राज़ील आ जा रहा है, ब्राज़ील का मैच होगा और मेरा मोस्ट लाइकली वो भी एक ऐसी टीम जो नंबर 1 रैंक पे है, वो भी देखने वाली है, आई टू वॉच वाली तो टीम अभी देखेंगे कि जब ब्राज़ील और सर्बिया का मैच होता है कि वो किस तरह परफॉर्म करती हैं। अगर दे आर ऑल्सो एबल टू डोमिनेट एंड शो देयर क्लास, तो फिर आई थिंक ये जो 4 टीम्स हैं इन्होंने अभी अपना एक दफ़ा पहले राउंड के अंदर लोहा मनवाया चलिए है। इसमें तो हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी अगर मजीद बात करें इस मैच के ऊपर, पोजेशन को अगर देखते हैं तो 62% पोजेशन हमने देखा कि पुर्तगाल ने रखी और 38% घाना के पास थी। बट ओवरऑल घाना का जिस तरह हमने कहा कि लेटर हाफ के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया। इसी तरह शॉट्स एंड गोल्स को भी देखते हैं तो 11 उनकी हैं, 9 उनकी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ा टाइट मैच, जिस तरह हमने कहा वन ऑफ द बेस्ट मैच कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं बड़ा होगा। एक्साइटिंग मैच था दोनों का, बड़ा बहुत ही थिन मार्जिन से कह लें कि घाना ने, पोर्चुगल ने घाना को हराया है जी। और दिस कुड रिजल्ट कुड हैव गॉन आइदर वे। मैं कहूँगा जो घाना से मिस्टेक हुई है, जो दोनों गोल पड़े हैं इक्वलाइज करने के बाद घाना को, उसमें जो उनका आखिरी डिफेंडर था वो ऑफसाइड ट्रैप नहीं कर सका जी। आप देखेंगे बड़े स्लाइट मार्जिन से ऑफसाइड होते होते बचा है और इवन वो हमें बज़ाहिर दिखने में ऐसे ही लग रहा था, रन टाइम में ऐसे ही लग रहा था कि ऑफसाइड हो जाएगा, लेकिन वो ये मेरे ख्याल में इनसे मिस्टेक हुई है जिस वजह से वो गोल खा गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आज के दिन काफ़ी मैचेस, 3 मैचेस और भी हुए। पहला मैच बेल्जियम और कनाडा का हमने देखा। कनाडा जिस तरह हम देखते हैं कि 41 रैंक पे और बेल्जियम नंबर 2 रैंक की टीम है। कनाडा का मैं देख रहा था कि इज़ ओनली टीम जिसने पूरे 3-4 साल में सबसे अच्छा अपनी फुटबॉल को इम्प्रूव किया और 120 रैंक से 41 पे आए और बहुत बड़ी एक क्लास है उनकी कि इतनी जल्दी 4 इयर्स के अंदर आप इतनी बड़ी रैंकिंग के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करते हो। और अगर मैच भी देखे तो उन्होंने पूरा बड़ा मैच के कंट्रोल रखा था, बड़ा उनको टाकरा दिया, हाँ, टाकरा दिया। और थोड़ा सा अनलकी भी रहे। मैंने 2-3 तो शॉट्स एंड गोल्स ऐसी थी कि जो कि समहाउ इट कुड हैव बीन कन्वर्टेड इन द गोल एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, तो लेकिन वो नर्व्स को जिसे कहा जाता है स्पोर्ट्स के अंदर कि जिसने नर्व्स को कंट्रोल रखा, बेल्जियम वाज मोर लकी एज वेल। तो उन्होंने मेरा ख्याल है गोल भी ले लिया, साथ साथ हम हाईलाइट भी देखते हैं उस हवाले से भी। तो उसमें इसके साथ साथ जो अब देखें यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द टीम है ना, उसको ओवरऑल नज़र आ जाता है कि कुछ ऐसे चांसेस थे जो कनाडा ने फर्स्ट हाफ डोमिनेट किया एंड दे कुड हैव कन्वर्टेड, बट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी डिफरेंस वो नहीं कर पाए, वरना उसी जगह पे हाफ चांस मिला बेल्जियम को। जी 54% उन्होंने रखा और कनाडा ने 46% रखा। वो इस चीज़ का प्रूव कर रही है चीज़ कि काफ़ी टाइट मैच हुआ, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी नजर नहीं आया। मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो पेनल्टी सेव था। आप देखें कि 12वें मिनट में बहुत अर्ली उन्हें पेनल्टी मिल गई कनाडा को, बल्कि 7वें मिनट में पेनल्टी मिल गई। वीआर चेक हुआ जिसमें डिसाइड हुआ कि पेनल्टी होगी। पेनल्टी में थिबो कॉर्टवा है, वो रियल मैड्रिड का कीपर है, बड़ा कह लें कि एस्टैब्लिश्ड कीपर है जी। और उसने अल्फोंसो डेविस भी बड़ा अच्छा लेफ्ट बैक है, बायर्न म्यूनिख से खेलता है, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और कनाडा का स्टार प्लेयर है, लेकिन वो इंजरी से वापस आ रहा था, शायद ही वाज नॉट एट हिज पीक। प्लेयर की यही कोशिश होती है अटैकर की किसी तरह हम डिसीव करें बॉडी से, बट कीपर ओबियसली जितना अच्छा वो करता है क्योंकि आपके पास मार्जिन होता नहीं। गोल की डायमेंशन इतनी बड़ी है कि आपने किसी एक साइड पे इधर यू हैव टू कवर वन साइड, दोनों साइड तो आप पॉसिबल नहीं होता। जैसे हॉकी में देखते हैं छोटा गोल होता है, कीपर दोनों तरफ थोड़ा बहुत खेल लेता है, बट जिस तरह की ये प्लेंटी रोकी, मेरा ख्याल है ऑल हेड्स ऑफ टू द कीपर, बहुत खूबसूरत सेव किया। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन था, अगर वो कॉर्नर अपना कोई चूज करता और उस पर अच्छी पेनल्टी करता तो ही वुड हैव बीन more difficult for Courtois to stop it, but Courtois itself, he himself is a world class player, जी। so a very good shot stopper। मैं एग्री करूंगा, थोड़ी कमजोर पेनल्टी थी। एक तो उसने बिल्कुल कॉर्नर में नहीं मारा और उसकी पेस भी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। आप देखें रोनाल्डो की जो पेनल्टी थी भी उसने कन्वर्ट किया, एक तो उसकी पेस भी ज्यादा थी और बिल्कुल कॉर्नर में उसकी पेनल्टी गई है। इसकी पेनल्टी कह लें कि कमजोर पेनल्टी थी, लेकिन क्रेडिट गोज टू द कीपर एज वेल, उसने सेव भी किया और पुश भी उसने दूर किया ताकि वापस दोबारा उसका नाम मिल जाए, रिबाउंड पे ना उसको दोबारा मौका। मतलब ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज उसके वाले से यही ओबियसली होता है कि उनका जितना ज़्यादा, और ओबियसली जो प्लेंटी लगा रहा है उसकी भी कोशिश यही होती है कि किसी तरह अपनी टीम को करवाया जाए और जितना मार्जिन को आप कंटेन कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डायमेंशन इतनी बड़ी होती हैं गोल्स की, तो अगर आपका जरा सा भी मिस हो जाए आपका किसी पार्ट पे, वैसे भी ना फुटबॉल जो है वो इज अ गेम ऑफ वेरी थिन मार्जिन। हाँ। अभी यही जो पेनल्टी मिस है जो उसने की है, अभी दिस कुड हॉन्ट और हर्ट कनाडा, कि अगर उस टाइम पे 12 मिनट पे वो 1 अप हो जाते और जिस तरीके से वो खेल रहे थे, मे बी वो एक आध और कोई स्कोर कर लेते, बट वो नहीं कर पाए। और बाद में जो है वो बेत्सियाहू ने बिफोर द एंड ऑफ द हाफ जो है वो एक लूज बॉल या एक हाफ चांस को बड़ी अच्छे तरीके से कन्वर्ट किया। तो
उसकी वजह से टीम में आप जिस तरह बात कहते कि फ़र्क है जो बड़ी अच्छी टीम्स में और दरमियानी टीम्स में होता है कि वो अच्छा ना खेलते हुए भी जीतने की सलाहियत रखते हैं। तो ऑब्वियसली और जो वर्ल्ड कप में खेलने आ गई है टीम ऑब्वियसली दे हैव अ स्पार्क, वो एक एनर्जी के साथ आएंगे। बेल्जियम इस टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स है। अच्छा। अभी तक ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, लेकिन ये नंबर 2 रैंक्ड है। नंबर 2 रैंक इनकी स्ट्राइक फोर्स बहुत स्ट्रांग है। हैज़ार्ड जो कि रियल मैड्रिड से खेलते हैं, लेफ्ट फॉरवर्ड है, सेंटर में बाटशुई है, राइट पे केविन डी ब्रुयने है जो मैनचेस्टर सिटी के बड़े कह लें कि आउटस्टैंडिंग स्टार हैं। और शहरियार की बात पे मैं ऐड करूँगा, ग्रेट टीम्स हैव दिस टेंडेंसी टू विन अगली। जब वो सब पार भी खेल रहे होते हैं तब भी वो किसी ना किसी तरह एक विन स्क्वीज आउट कर लेते हैं। और जो गोल हुआ बेल्जियम ने किया, दैट वाज टोटली अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले। उस टाइम कनाडा के बेहतर कह लें कि चांसेस क्रिएट करे थे और वो ज़्यादा गेम में लग रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने गोल निकाला और उसके बाद कह लें कि कनाडा उसके बाद मेरा ख्याल है अब थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम आगे। दूसरा मैच था स्विट्ज़रलैंड और कैमरून का, ये भी बड़ा शानदार किस्म का मैच हुआ। स्विट्ज़रलैंड जैसे हमने डिस्कस किया 15 रैंक की टीम है, कैमरून 43 रैंक की टीम है, बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। और जो सुबह हमने बात की थी एम्बोलो की कि वो ही वाज बोर्न इन कैमरून और वो उधर जाके खेल रहा है और जिस तरह का उसने गोल करने के बाद सेलिब्रेट नहीं किया, और जेस्चर अच्छा था मेरा ख्याल है, बड़ा नाइस जेस्चर था, रिस्पेक्ट दे रहा था अपनी दोनों। जैसे वो देख भी रहे थे बायोग्राफी के अंदर भी कि हिज फादर स्टिल लिविंग देयर, तो मेरा ख्याल है उसने अपना पेट्रियोटिज्म भी शो किया कि मैं अभी भी पेट्रियोटिक हूँ, तो वो बड़ा जबरदस्त किस्म का था। जेस्चर ज्यादा अच्छा होता है और कैमरून के लिए खेलता भी है। ये तो कह लें कि अगर आपने गोल करके सेलिब्रेट नहीं किया तो इसको अगर ज्यादा ही पैट्रियोटिक है तो आपको अपने मुल्क की अपॉर्चुनिटी की भी तो बात है ना, बात दुरुस्त करें, ये प्रोफेशनल डिसीजन। साथ साथ हम हाइलाइट्स भी देखते हैं और मेरा ख्याल है इसकी पोजीशन ऑफ बॉल और शॉट्स एंड गोल्स को भी हम डिस्कस करते हैं। कैमरून जो पहले हाफ में कैमरून बहुत बेहतर खेली है स्विट्जरलैंड से। मैं समझता हूँ अभी तक इस वर्ल्ड कप में अफ्रीकन साइड्स अनलकी रही हैं जी। अच्छा खेला है, सेनेगल ने भी अच्छा खेला है, लेकिन नेदरलैंड्स के खिलाफ वो कन्वर्ट नहीं कर सके। फिर कैमरून ने बड़ा अच्छा खेला, मोरक्को और उन्होंने भी क्रोएशिया को खिलाफ ड्रॉ कर लिया, टूनिसिया है वो भी कन्वर्ट, उन्होंने डेनमार्क को बड़ा टफ टाइम दिया। तो ये होम एडवांटेज उनको फायदा दे रहा है। आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कुछ टीमों को सपोर्ट कर रहा है जिस ऐसे क्लाइमेट से आई हैं जिधर समहाउ इस तरह का ह्यूमिड होता है? अब देखें कॉमन फैक्टर तो इसमें यही निकलता है क्योंकि ये साथ पोजीशन भी देख लें, वही जैसे हम बात कर रहे थे कि काफी क्लोज मैच हुआ और वो प्रूव है कि 51 और 49 इनका बड़ा टाइट मैच हुआ। फर्स्ट हाफ में कैमरून ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद स्विट्जरलैंड एक क्वालिटी साइड है, यूरोपियन साइड है, उनका भी फ्रंट थ्री बहुत स्ट्रांग है। यर्दन शकीरी जो है बड़ा कह लें कि लिवरपूल से भी खेलते रहे, बायर्न म्यूनिख से भी खेलते रहे, उन्होंने बहुत प्यारा पास निकाला उसके लिए, एम्बोलो के लिए। देन अगेन मुझे लगता है जैसे अफ्रीकन साइड्स डिफेंसिवली थोड़े कमज़ोर हैं। आप देखें कि जो गोल किया उसने एम्बोलो ने, उसमें उन्होंने डी के अंदर पेनल्टी बॉक्स के अंदर उसको अनमार्क छोड़ा जो कि कार्डिनल सिन है। आप कैसे स्ट्राइकर को पेनल्टी बॉक्स के अंदर इतना क्लियर कट चांस दे रहे हैं? मार्किंग उसकी टाइट होनी चाहिए थी और उसने उसको फुली अवेल किया। उसके बाद से कैमरून उठ नहीं सकी जब उन्हें गोल पड़ गया। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आई थिंक ये जो बात उन्होंने की ना डिफेंसिव उनकी कैपेबिलिटीज़ कम होना, ओवरऑल अगर हम देखें अफ्रीका में, इसके पीछे फिर थोड़ी सी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाती हैं कि द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, द काइंड ऑफ कोचेस जो यूरोपियन कंट्रीज़ को जो मैसर होते हैं जहाँ पे दे कैन वर्क ऑन दो टेक्निकलिटीज़। आई डोंट थिंक फिर सेनेगल वालों को या नहीं, तो उसमें आप ये देखते नहीं है कि अब तो हर टीम का प्लेयर हर तरह की लीग खेल रहा है और जितने भी मोस्टली लड़के हैं ये हर तरह की लीग तो वैसे खेल रहे हैं, तो समहाउ असल में ना थोड़ा बहुत डिफेंसिव डिसिप्लिन बड़ा मैटर करता है। आप देखें आज जो गोल खाए हैं घाना ने, वो उसमें बड़ा बाय मार्जिन ऑफसाइड कर लेंगे, वो हो सकता है अगर लाइन उनकी सीधी होती तो वो ऑफसाइड हो जाने थे। और वो जो लूज भी किया वो भी इंडिकेशन है कि यू नॉट टेक्निकली अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, जहाँ पे वो दे कुड हैव गॉन आउट। और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरी अपनी इसमें परसेप्शन है वो यही है कि काफ़ी टीम्स ऐसी हैं जिनके प्लेयर लीग्स में बिजी होते हैं और राइट बिफोर वर्ल्ड कप अगर आप जेलिन हो रहे हो टुगेदर, दे आर प्लेइंग अगेन, तो वो मेरा ख्याल है कई दफ़ा आपका कम्बिनेशन डेवलप होने में भी टेक सम टाइम। ऐसा तो नहीं है क्योंकि टीम गेम है कि आप आएँ और 15-20 दिन पहले अगर जेलिन होके और आप यू आर गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप, इस तरह मेगा इवेंट के लिए जो बड़ी सीजन टीम है वो तो जेलिन कर पाती है समहाउ। इधर कोच का भी मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि कोच किस तरह ये सारी चीज़ों को गेम प्लान के अंदर लेके चलता है। यही डिफरेंस मेरा ख्याल है नज़र आ रहा है हमें। मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा एक्साइटमेंट में या अटैकिंग फुटबॉल में या उसमें ये वजह से थोड़ा बहुत ही पीछे लैग कर जाते हैं अफ्रीकन। इस वजह से इनको थोड़ा अगर ये डिसिप्लिन अपना इम्प्रूव करें
तो इनमें पोटेंशियल है कि ये यूरोपियन टीम्स को या साउथ अमेरिकन टीम्स को क्योंकि मार्जिन हम देख रहे हैं कि बहुत थोड़ा कम मार्जिन से आ रहे हैं। शॉट्स ऑन बॉल देखते हैं हम और ऑन गोल देखते हैं, वो बहुत कम डिफरेंस होता है। पोजेशन की बात करते हैं तो वो भी बहुत थोड़ा डिफरेंस है। तो सिर्फ कन्वर्जन में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ना मेरा ख्याल है लैग कर जाते हैं। So I would think कि अफ्रीकन टीम्स के लिए अभी तक का सबसे अच्छा वर्ल्ड कप रहा है। इवन दो 2010 के अंदर भी वो अपने मतलब होम कॉन्टिनेंट पे खेल रहे थे, बट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस वी हैव सीन फ्रॉम दीज टीम्स ओवर एंड ओवर इन द फर्स्ट राउंड, वो बड़ी खुशाइन बात है उनके लिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा फिटनेस के लिहाज से भी। हम कुछ प्लेयर्स और टीम का देख रहे हैं कि वो फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा करते हैं, बट इन द सेकंड हाफ पर्टिकुलरली इन द लास्ट 20 मिनट वो दे कुडंट कंट्रोल द थिंग्स। जिस तरह आप भी आज भी घाना ले गया था मैच, हम हॉइकुल अजहर की तरफ चले गए थे, तो आपको लगता है कि ये कोई वेदर, जिस तरह मैंने पहले भी पूछा कि फिटनेस में का मसला या ये वेदर हैम्पर कर रहा है परफॉर्मेंस को? मेरा ख्याल है एक तो फिटनेस का एलिमेंट भी होता है, दूसरा ना गोल्स चेंज मैचेस, गोल्स चेंज माइंडसेट ऑफ टीम्स। जब जिस तरह कैमरून है, इतना अच्छा उन्होंने पहले हाफ में खेला, लेकिन उसके बावजूद सेकंड हाफ में जब उन्हें गोल पड़ा तो उसके बाद थोड़ा डिमोरलाइज हो जाए। जब बंदा टीम या डिमोरलाइज हो जाती है तो इतनी जान उनसे नहीं एड्रेनलिन मारा जाता। तो ये एलिमेंट भी आ रहा है, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि जो जिसको हम फिटनेस कह लें या इतना वो नहीं कोप अप कर पाते। जी, कनाडा का आप देख लें, बेल्जियम ने शुरू में जब उनको भी गोल पड़ गया, वो भी सेकंड हाफ में इतना टफ टाइम नहीं दे सके बेल्जियम को। वही तो कि फिर जो अच्छी वाली टीम्स है ना वो फिर इम्बोल्डन हो जाती हैं। वो एक दफ़ा उनको जब दे हैव कंट्रोल ओवर द गेम ना, बिकॉज बेल्जियम का जब वो मैच के लिए जा रहे हैं तो उनका जो मेन टारगेट है वो और एक्सपेक्टेड है कि उन्होंने जीतना है। तो एज जब 0-0 है तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे अभी तक मैच पूरा नहीं उतरा। 1-0 हो गया, एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई, नाउ अब यू नो दे हैव द कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि भाई अब हमारे कंट्रोल में है गेम, अब हम इसको चलाएंगे, अब हम भागेंगे नहीं पीछे। अच्छा, आज एक और मैच भी खेला गया यूरुग्वे और साउथ कोरिया के लिहाज से। रैंक में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यूरुग्वे का हम देखें तो 14 रैंक की टीम है और साउथ कोरिया जो 28 का है। जापानीज़ की भी हमने फिटनेस लेवल का देखा, कोरियन का भी। इनकी एक चीज़ तो एसोसिएशन हम देखते हैं कि इनके फिटनेस लेवल इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये पूरे 90 मिनट उसी एनर्जी से आते हैं जिस तरह स्टार्ट करते हैं, और 0-0 रहा, गोल नहीं कर पाए। दोनों थोड़ा सा लगता नहीं आपको इज़हार भाई कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे थे? ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल कंजर्वेटिव अप्रोच थी कि हम ज़्यादा अटैक की तरफ जाएंगे, कहीं गोल कंसीड ना हो जाए? एक तो आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो ईस्ट एशियन की टीम्स हैं इनका फिटनेस लेवल वाकई बहुत हाई होता है। जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिटनेस पे। वैसे ही ये मैं कहता हूँ एक कल्चरल एलिमेंट भी है, वो उनका इन लोगों का वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये फिटनेस पे बड़ा फोकस करते हैं, इस बात से मैं एग्री। दूसरा, बेशक ये 0-0 इसका फाइनल रिजल्ट था, लेकिन ये बड़ा एंटरटेनिंग मैच था। बड़ा इसको मैं कहता हूँ कि एंटरटेनिंग गोललेस ड्रॉ। दोनों टीम्स ने कोशिश की मैच जीतने की, बड़े चांसेस भी क्रिएट किए, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। आप देख लें कि गोर्डन ने फर्स्ट हाफ में हिट किया, क्रॉस बार हिट किया, इसी तरह भी हम दिखा रहे हैं जी उस पर पोजीशन के एतबार से भी बड़ा कोई करीब था। लेकिन अब एक स्टैट है बड़ा इंटरेस्टिंग, यूरुग्वे का देखें 56% पोजीशन रहा, उनका 44% है, और शॉट एंड गोल को भी देखें तो 10 और 7 है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है एक्सपेक्टेड गोल्स का। ये इस दफ़ा आया है जहाँ पे बेस्ड ऑन द चांसेस, बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो पासेस कंप्लीटेड, चांसेस, क्रॉसेस, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका मैं देख रहा था, जो मुझे सरप्राइजिंग लगा कि वो कनाडा का जो एक्सपेक्टेड पीछे जा रहे हैं, लेकिन कनाडा का एक्सपेक्टेड गोल्स थे वो बेल्जियम से 2 गुना थे। तो यहाँ पे भी साउथ कोरिया के एक्सपेक्टेड गोल्स जो हैं वो यूरुग्वे से ज़्यादा हैं, बट स्कोर फिर भी 0। बट शॉट ऑन गोल उनकी हमने देखा थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो 10 थी, इनकी 7 थी। यूरुग्वे का भी हमने देखा कि इनकी परफॉर्मेंस भी अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो बिट्स एंड पीसेस में आपको नज़र आती है। कोई ऐसी टीम आपको नहीं नज़र आएगी जो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर परफॉर्म आती है। तो क्या आपको बेसिक रीज़न नज़र आती है इनकी? मेरे ख्याल में जो यूरुग्वे का करंट स्क्वाड है थोड़ा एजिंग स्क्वाड है। आप देखें जो इनके स्टार प्लेयर्स हैं, सुआरेज है या कवानी है, दे आर एट द ट्वाइलाइट ऑफ देयर कैरियर। आप देखें आज भी जान मारे थे, लेकिन एज की लिमिटेशंस होती है कि इसके बाद इतनी ज़्यादा अपनी, इसीलिए इन्होंने यूरुग्वे ने स्ट्रैटेजी सेकंड हाफ में अपनी चेंज की। पहले सुआरेज को इन्होंने खिलाया हुआ था, सुआरेज स्किलफुल प्लेयर है, ऑन ग्राउंड चांसेस क्रिएट करता है, उसकी जगह कवानी को ले आए। कवानी एक लंबा चौड़ा तगड़ा किस्म का फॉरवर्ड पॉइंट मैन है। इन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा डायरेक्ट खेलें हम, गोल निकालने के लिए और क्रॉसेस पे जाएं। तो ये इन्होंने स्ट्रैटेजी, दोनों टीम्स ने बड़ी कोशिश की गोल करने की, और चांसेस भी आए। और कुछ ऐसे जैसा हवांग ने फर्स्ट हाफ में बड़ा क्लियर कट चांस मिस किया, जो कि उसे नहीं मिस करना चाहिए। ही वाज अनमार्क्ड इन द पेनल्टी बॉक्स।
इसी तरह गोडेन ने क्रॉस बार हिट किया, सेकंड हाफ में भी वालवार्डे ने पोस्ट हिट की, तो बड़ा एक्साइटिंग मैच था जी। और ये भी आखिरी मिनट तक कोई पता नहीं लग रहा था कि शायद कौन सी टीम जीत जाए। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह हमने देखा कि 0-0 रहा। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके जो हमारे कल मैच 4 प्रॉब्ली खेले जाएंगे उन पर डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन फीफा वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। इज़हार भाई हम बात कर रहे थे मैचेस के हवाले से, आज जो मैच खेले जाएंगे, बट उससे पहले मेरा ख्याल है ग्रुप स्टैंडिंग को भी एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, उन पर बात कर लेते हैं क्या पोजीशन है। पहले ग्रुप एफ़ की बात करते हैं। ग्रुप एफ़ को अगर हम डिस्कस करें तो बेल्जियम सबसे टॉप पे हमें नज़र आ रही है, 3 पॉइंट्स हैं, और क्रोएशिया और मोरक्को का मैच हमने देखा वो ड्रॉ रहा, 1-1 पॉइंट उनके हैं। कनाडा अपना मैच लूज़ कर गया। कुछ आपका इस पर टेक है तो ज़रूर शेयर करें। ग्रुप एफ को भी हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन सी 2 टीमें आगे जाएंगी। वजह ये है कि 2 कनाडा बेल्जियम से मैच हार गए, लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है इससे नज़र आ रहा है कि वो मोरक्को और क्रोएशिया को टफ टाइम दे सकते हैं। मोरक्को है, मोरक्को ने क्रोएशिया जैसी टफ टीम के खिलाफ ड्रॉ किया है, तो मोरक्को से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो उनके अगले मैचेस होंगे बेल्जियम से है या कनाडा से है, उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज़ जो ग्रुप एफ में हमें नज़र आ रही है होती है वो यही है कि बेल्जियम के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे इस ग्रुप से जी। उसमें आप कोई ऐड करना चाहें शहयार भाई? अगला बेल्जियम का जो मैच है वही वो मोरक्को के साथ है, तो इफ़ दे आर एबल टू प्ले एज वेल एज दे कैन, तो आई थिंक बेल्जियम तो मोस्ट लाइकली दिस वुड हैव बीन द डू एंड डाई वाली सिचुएशन पे आ जाएंगी सारी टीम्स। इफ दे आर विनिंग द मैच तो वो स्टे करेंगे इन द वर्ल्ड कप, अदरवाइज दे आर गोइंग बैक, क्योंकि अब तो चांस बहुत कम रहता जा रहा है। बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप। इसमें अभी तक बेल्जियम के अलावा कोई भी टीम ये नहीं कह सकती कि वी हैव अ गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग। हाँ, और इवन दो कि दे हैव वन एज वेल, बट वो भी बड़े छोटे मार्जिन से जीते, तो ये भी नहीं कहा सकते। बट वो रैंक पे सेकंड नंबर पे रैंकिंग में स्टैंड करते हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रुप जी की भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड अपना मैच जीत चुके हैं, वो उनके 3 पॉइंट्स हैं। आज ब्राज़ील सर्बिया के साथ खेलेगा, इस पर अभी डिस्कशन हम करते हैं। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। पूरा ब्राज़ील जो आई बॉल वाली टीम है, नंबर 1 रैंक की टीम है, उस पर हम सब जानते हैं और बड़े स्टार प्लेयर्स उनके पास हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसमें कोई अगर आप चीज़ ऐड करना चाहें? में जो स्विट्ज़रलैंड की विक्ट्री है बड़ी क्रूशल है। अब ब्राज़ील है, सर्बिया है, ये दोनों बड़ी तगड़ी टीमें हैं। द फैक्ट दैट दे वर एबल टू बीट कैमरून, स्विट्ज़रलैंड, इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर ये ड्रॉ हो जाता तो इनके लिए अगले 2 मैचेस बड़े मुश्किल होते थे। ब्राज़ील नंबर 1 साइड, आउटस्टैंडिंग साइड, कोई उनका ऐसा वीक स्पॉट नहीं, कीपर से लेकर डिफेंडर से लेकर अटैकर तक बहुत तगड़ी टीम है। शहयार भाई आप बताएं, इसमें कुछ आपको लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग मैच होना है ना, जिसने सारा ग्रुप डिफाइन करना है मेरे ख्याल में, वो जब सर्बिया और स्विट्ज़रलैंड का मैच होगा। ठीक है, तो अब अगर स्विट्ज़रलैंड और सर्बिया के अंदर से जो इसको मैच को जीत जाएगा, आई थिंक प्रोबेबिलिटी हमें ये कहती है कि वो सेकंड प्लेस ले लेगा, और ब्राज़ील आई थिंक वो और लेकिन इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप में बड़े अपसेट भी हम देख रहे हैं, नॉर्मली जो नहीं देखने में मिलता, जिस तरह जर्मनी का हार जाना जापान से, और फिर इसी तरह अर्जेंटीना का सऊदीया से हार जाना। तो अभी तो हम वो कह सकते हैं कि ये इतना इजी सेलिंग नहीं नज़र आ रही किसी भी टीम के लिए, और बड़े टाइट मैचेस हो रहे हैं। आई थिंक पिछले वर्ल्ड कप के अंदर भी देखें तो देयर वर सम क्या कहते हैं अपसेट्स हुई। जर्मनी जो है वो ग्रुप स्टेजेस के पहले ग्रुप स्टेजेस में ही निकल गया। तो आई थिंक वर्ल्ड कप एक ओकेजन ऐसी है कि वो अच्छे अच्छों की जो है ना वो ख़त्म कर देता है, और छोटे छोटों को जो है ना वो बड़ा अच्छा चांस देता है टू एक्सेल। फुटबॉल गेम ऑन द डे कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा, तो ग्रुप एच की भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। पुर्तगाल हमें नज़र आ रहे हैं ऑन टॉप विद 3 पॉइंट्स। साउथ कोरिया और यूरुग्वे 1-1 पॉइंट के साथ है, इनका मैच टाई बराबर हुआ था, और घाना ओबियसली हैव लॉस्ट द मैच। तो इस पर कोई चीज़ आप शहयार भाई आप पहले स्टार्ट कर लें, कुछ ऐड करना चाहें? अब देखें, साउथ कोरिया और यूरुग्वे का तो मैच हो गया, वो ड्रॉ हो गया। अब आई थिंक कि घाना को कौन डोमिनेट कर पाता है, घाना के इनके साथ अच्छा खेलते हैं, यूरुग्वे से या साउथ कोरिया से। आई थिंक वो डिटरमिन करेगा कि ये वर्ल्ड कप जो है, ये ग्रुप जो है उसके अंदर सेकंड प्लेस। बट आई डोंट थिंक सो कि जिस तरह पुर्तगाल आल्दो के हैव वन द मैच, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये इजीली दे हैव थ्रोन थ्रू फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। अभी भी बड़ा टाइट किस्म की सिचुएशन है। 2 टीमें, घाना भी बहुत अच्छा खेला, साउथ कोरिया, यूरुग्वे अगर जीते अपने मैचेस, और लेट्स अज्यूम उनका अगला मैच ड्रॉ रहता है या हार जाते हैं, तो दे विल बी इन ट्रबल एज वेल। ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ग्रुप एच के बारे में भी हम कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते। घाना ने जितना टफ टाइम दिया है पोर्चुगल को, तो हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साउथ कोरिया और उरुग्वे को भी ये टफ टाइम देंगे। साउथ कोरिया और उरुग्वे ने भी आपस में जो मैच खेला उससे उन दोनों ने अपनी क्लास दिखाई है। तो ये मेरा ख्याल है ये ग्रुप आखिरी दिन तक जाएगा, इसमें तो तभी क्लियर होगा कि कौन आगे निकलेगा। बिल्कुल ठीक है।
अब नेक्स्ट जो एक दो ग्रुप हैं उन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा ग्रुप ई की भी बात करते हैं, ग्रुप ए के अगर पहले हम डिस्कस करें तो उसमें हमें नज़र आ रहे हैं जी नीदरलैंड हमें ऑन टॉप नज़र आ रही है 3 पॉइंट के साथ, एक्वाडोर भी हमें 3 पॉइंट के साथ नज़र आ रही है, सेनेगल और जो कतर जो हैं उनके कोई पॉइंट नहीं है। इस पे आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। इसमें मेरे ख्याल में जो कतर है वो अभी तक सबसे कह लें कमज़ोर टीम लग रही है इस ग्रुप की। सेनेगल बेशक नीदरलैंड से हार गई है लेकिन वो बड़ा उन्होंने टफ टाइम दिया और 83rd मेरा ख्याल है अनलकी हम कहना चाहिए ना, तो सबसे अनलकी टीम रही जिस तरह का बिल्कुल अनलकी टीम रही। 83rd मिनट तक नीदरलैंड्स की कोई शॉट ऑन गोल ही नहीं थी और वो 83rd मिनट में वो पहली शॉट ऑन गोल बल्कि हेड ऑन गोल होता है जिसको वो कन्वर्ट करके वो आगे निकल जाते हैं। तो सेनेगल भी टफ टाइम दे सकती है। एक्वाडोर ने बेशक कतर को हरा लिया लेकिन दैट वाज इन अ वे एक्सपेक्टेड। तो सेनेगल और एक्वाडोर का जो मैच होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, वो डिटरमिन करेगा कि कौन इस ग्रुप से कौन। जी शरर भाई, आई थिंक आई वुड एग्री विद इजहार हियर क्योंकि नीदरलैंड्स हैव द क्लास और वो जो है ना वो आगे भी सेनेगल को तो उन्होंने हरा दिया था, कतर को भी वो हरा देंगे, सो दे बेसिकली थ्रू। अच्छा थोड़ा सा अगर हम देखें नीदरलैंड की बात करें, स्पेन की बात करें या फ्रांस की बात करें, ये 2-3 टीम ऐसी नज़र आई है, इंग्लैंड की भी, इन्होंने पोजीशन ऑफ बॉल तो रखी है बट इनकी पासिंग बड़ी एक्यूरेसी थी, जिससे हम वो कहा जाता है ना कंप्यूटराइज सॉर्ट ऑफ पासिंग के, बड़ी मैन टू मैन मार्किंग भी करते हैं जब अपोजिशन के पास बॉल जाती है और जब ये खुद खेल रहे होते हैं तो इनकी जो कंट्रोल है गेम का वो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का होता है और मेरा ख्याल है यही शायद की ऑफ सक्सेस है। आप उस पर कुछ कहना चाहें? इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो तो स्पेन है, बिकॉज जिस टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ फुटबॉल ब्रांड से वो खेलते हैं वो है ही पोजेशन एंड दे लाइक टू कंट्रोल द बॉल। फ्रांस जो है वो पोजेशन अपनी करते हुए दे वर वेरी फ्री फ्लोइंग टीम है उनकी, वो विंगर्स जो हैं वो उनके बड़े पेसी हैं और वो उनको यूज़ करते हुए क्रॉसेस दे के अंदर आते हैं। इसी तरह उनके 2 जो गोल्स हुए हैं वो हेडर से हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आई थिंक डोमिनेट करना टीम्स को, ये जो अच्छी टीम्स होती हैं बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ स्किलफुल प्लेयर्स हु आर वेरी गुड एट द बॉल एट देयर फीट, उसकी वजह से पोजीशन को लेके चलना उनके लिए आसान होता है एंड दैट्स हाउ दे प्ले। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि वी शुड रिजर्व आवर जजमेंट क्योंकि अभी इन लोगों के जो ऑपोजिशन है वो कंपैरेटिवली इतने अच्छे नहीं है। जब भी आपस में खेलेंगे फिर हम इस पे बेहतर कॉम्पिटिटिव, अभी तो फुटबॉल होनी, हर मैच और कॉम्पिटिटिव होता जाएगा। अच्छा थोड़ी सी डिस्कशन ग्रुप बी के हवाले से भी एक रिव्यू कर लेते हैं जी। इंग्लैंड हमें इस पे टॉप पे नज़र आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला उन्होंने, 3 पॉइंट के साथ हैं। वेल्स और यूएसए का टाई रहा, ड्रॉ रहा मैच, वो 1-1 पॉइंट के साथ है। और ईरान जो है वो तो ऑब्वियसली दे हैव लॉस्ट द मैच। तो इस ग्रुप के हवाले से अपना इसमें मेरे ख्याल में जो वेल्स, जो गैरेथ बेल की पेनल्टी थी वो बहुत क्रूशल थी। उस टाइम अगर यूएसए हरा देता वेल्स को फिर तो वेल्स के लिए क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाना था। ठीक, वो पेनल्टी से 1-1 ड्रॉ हो गया। अभी ये ग्रुप खुला हुआ है। इसके जो फ्यूचर के मैच हैं कि वेल्स और ईरान का जो मैच है, यूएस ईरान का मैच है, वो डिटरमिन करेगा कि कौन क्वालिफाई करेगा, क्योंकि इंग्लैंड से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये यूएसए और वेल्स को हराएंगे। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आप क्विकली मूव करते हैं, प्रोसीड करते हैं क्योंकि आज के मैचेस को भी हम डिस्कस कर लें। वेल्स और ईरान की अगर बात करें तो ये जिस तरह एक वो मुहावरतन बोला जाता है 19-20 की टीम है, एक 19 रैंक की है, एक 20 रैंक की टीम है। तो इसमें बताइए, आप बताएं प्लीज़ पहले कैसे देख रहे हैं इस मैच को? सो इसके अंदर वेल्स को काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह उसने कहा, कॉन्फिडेंस मिलेगा जो यूएसए के साथ उन्होंने खेला है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टाइट गेम। और जिस तरीके से अब ईरान अब 2 तरीक़ों से इसको देख सकता है। वुंडेड एनिमल है, सख्त उनकी प्राइड हर्ट हुई है, वो भी एक वेस्टर्न यूएस से मिलते जुलते हुए कंट्री से। तो अब दे नीड टू डिग डीप एंड अगर वो रेजिलियंस शो करते हैं तो दे कुड गिव अ वेरी टफ टाइम और वो बड़े अच्छे तरीके से इसके साथ वेल्स के साथ खेल सकते हैं। जी ज़ार भाई, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? फर्स्ट हाफ है वो बड़ा क्रूशल है, ठीक, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान को चाहिए कि थोड़ी फुटबॉल भी खेलें। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कोशिश ये की, जिसको अब अंग्रेजी में एक मुहावरा है फुटबॉल के वाले से, पार्क द बस, पार्क द बस गोल, पार्क द बस इन फ्रंट ऑफ द गोल। उन्होंने गोल के आगे बस खड़ी कर दी इंग्लैंड के खिलाफ। तो वो स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हुई। इसको अचानक से उनको चाहिए थोड़ी फुटबॉल खेलें, अपने आप में कॉन्फिडेंस, जो उनकी प्रॉपर गेम है अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलें। दो के जब आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे होते तो आपको काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलनी पड़ती है, आप उनको डोमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन जब उनको बॉल मिले तो उसको दे शुड प्ले विद इंटेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल फुटबॉल तो सारी टीम अच्छी खेल रही हैं जनरल टर्म्स में देखें, बट एग्जीक्यूशन ऑफ द गोल ये बहुत अच्छी टीमों में और दूसरी टीमों में जो एक स्टैंड आउट डिफरेंस अगर नज़र आता है ना, वो एग्जीक्यूशन है। ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते गोल की तरफ, बड़ी टीम कर पाती हैं, दूसरी नहीं कर पाती। तो इसके लिए क्या की पॉइंट है? क्या ऐसी सर्टन चीज़ें हैं वो कर जाते हैं और ये जो दूसरी बी टीयर की टीम कह लें, ए टीयर या बी टीयर के जो डिफरेंस है
वो क्या बेसिक रीज़न नज़र आती है आपको? इसमें मेरा ख्याल एक्सपीरियंस मैटर करता है। जब जो टीम्स हैं जिनकी फिनिशिंग स्ट्रांग रही है, आप उनके जब फिनिशर्स देखें, ये वो लोग हैं जो टॉप यूरोपियन लीग्स में डे टू डे अच्छी टीमों के साथ खेलते हैं। तो ये प्रेशर सिचुएशन में ऑन अ डेली बेसिस देर यूज्ड टू, बेशक वर्ल्ड कप का एक अपना प्रेशर है, लेकिन चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल फाइनल में खेलने का भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है, प्रीमियर लीग का बड़ा प्रेशर होता है। तो दे आर यूज्ड टू डीलिंग विद प्रेशर। इस वजह से उनकी कन्वर्जन रेट मेरे ख्याल में ज़्यादा। आपको लगता है कि मेंटली ज़्यादा टफ होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से वो ये चीज़ कर पाते हैं, नफ्स को कंट्रोल कर लेते हैं? देखें, आई थिंक एक्सपीरियंस और उस पॉइंट पे उनको आई थिंक कर करके आई थिंक दे गेट अ मिली सेकेंड अबव द अदर प्लेयर्स। उनको थोड़ा सा टाइम उनके पास ज़्यादा होता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर कि उनको ग्लासेस पहनाई थी जहाँ उनकी आई मूवमेंट ट्रैक करती थी जी। तो वो जिस एस्टाउंडिंग एक्यूरेसी से और स्पीड से उनकी मूवमेंट जाती थी वाइल ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो वो उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो उनको एनालाइज करवाया था। वो कहते कि ये बिकॉज ऑफ प्लेइंग सो मच एंड बिकॉज ऑफ द स्किल दैट ही हैज़ अचीव्ड। तो आई थिंक यहाँ पे इस तरह की चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। देर एबल टू सी द बॉल मोर क्विकली जस्ट अ बिट फास्टर, देर एबल टू गेट टू द बॉल क्विकर जस्ट अ बिट फास्टर, और ये फिर मार्जिन की बड़ी माइन्यूट सी चीज़ें क्रिकेट से करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो लेसर टीम होती है, बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ विनिंग पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन फाइनल मोमेंट में वो जब विन को कैप्चर नहीं कर पाते। इसमें मेरा ख्याल है साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी होता है। जब कोई लेसर टीम किसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ खेल रही होती है, उनका स्ट्राइकर बड़ी टीम, तो जब वो जो क्रूशल पॉइंट होता है उसमें शायद वो कन्वर्ट नहीं कर पाता। चलें, इस पर डिस्कशन हम आगे करते रहेंगे। ग्रुप ए का एक और मैच कल खेला जाएगा, कतर और सेनेगल का। इस हवाले से 6 PM ये मैच होगा। इस हवाले से बताइए, सेनेगल तो रैंक में तो 18 पे है, वो 50 नंबर पे रैंक की टीम है। क्या लगता है आपको, कुछ अपसेट कर पाएंगे? कतर का जो अपना जो फ्लो है, जो लोग उनको चेयर अप करने के लिए आते हैं, ये उसी फ्लो में है या उससे बाहर आके कुछ और भी करेंगे? जो ईरान के लिए मेरा मशवरा था या कतर को भी चाहिए फुटबॉल खेलें। उन्होंने वेलेंसिया के खिलाफ भी, और ये वैसे इनकी स्टेटमेंट हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये हम डेली चलाया करेंगे कि फुटबॉल खेलें। इसमें कतर को चाहिए कि थोड़ा बहुत पासेस वगैरह निकालें, अपने आप में कॉन्फिडेंट। उन्होंने लास्ट मैच इक्वाडोर के खिलाफ उन्होंने भी बहुत डिफेंसिव अप्रोच रखा। आप जब तक बेशक आप सऊदी अरेबिया है, उन्होंने अर्जेंटीना को हराया है, तो उनकी डिफेंस स्ट्रांग था, लेकिन जब उनको बॉल मिली उन्होंने विद इंटेंट आगे खेला, कोशिश की कि वो क्रिएटिव मूव बनाएं, कोई पास निकालें या कोई थ्रू बॉल निकालें। अगर आप फुल फ्लैश शेल में चले जाते हो अच्छी टीम के खिलाफ, वो तो आपको खा पी जाती है। तो कतर को भी चाहिए कि थोड़ा अटैकिंग खेलें, लेकिन सेनेगल बड़ी वुंडेड है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी तमाम स्पोर्ट्स हम देख रहे हैं ज़रा बड़ा सिस्टमेटिक हो चुकी हैं, जिसे कहना चाहिए कि वो हर चीज़ डाटा एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी कंप्यूटराइज चीज़ों को बना दिया गया है। तो आपको लगता है कि ये जो दूसरी टीम है, जैसे हम जितनी यूरोपियन साइड की बात कर रहे हैं दूसरी, ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी बेनिफिट ले जाती हैं? आई थिंक सो या। अभी आप इसको ज़रा क्रिकेट की तरफ वापस उसी तरफ बिल्कुल कि ऑस्ट्रेलिया की अब डाटा एनालिटिक्स की एबिलिटी, उनकी जो हाई परफॉर्मेंस एकेडमीज़ हैं, वो किस किस तरह की चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं वर्सेस पाकिस्तान। तो आई थिंक ये सेम गोज़ कि भाई यूरोप के अंदर द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दैट दे हैव, द काइंड ऑफ पीपल दैट दे हैव, अब उनके पास जिस तरह के डाटा एनालिटिक्स के लोग होंगे पीछे यूरोपियन टीम्स के पास, आई डोंट थिंक उस तरह की कैपेबिलिटी के लोग जो हैं ये बाकी लेसर टीम्स अफोर्ड भी कर सकती हैं। तो आई थिंक उससे काफ़ी फ़र्क पड़ना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और मैच ग्रुप एक इसी ग्रुप का नीदरलैंड और इक्वाडोर का भी है, और हमने देखा कि नीदरलैंड ओबियसली टॉप कर रहा है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। इस हवाले से कुछ आप शेयर करना चाहें, कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि इक्वाडोर कुछ कहीं ना कहीं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। आप देखें, नीदरलैंड्स बेशक सेनेगल को उसने हरा दिया, बट दे वर नॉट फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, उन्हें 2 चांसेस मिले, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर लिया। तो इक्वाडोर ने जबकि कतर को काफ़ी कह लेंगे डोमिनेट किया, हालांकि स्कोर लाइन दोनों की एक जितनी, लेकिन जो डोमिनेंस में फ़र्क है, तो इक्वाडोर अगर हम देखें नीदरलैंड्स की प्रीवियस परफॉर्मेंस को, तो उनको टफ टाइम दे सकती है। बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ा मैच इस लिहाज से कि ब्राज़ील को पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप भी कहा जाता है कि इनको देखने के लिए दुनिया आती भी है, और वैसे भी टीवी पे भी ऑन स्क्रीन भी सबसे ज़्यादा देखा जाता है इस टीम को। नंबर रैंक की 1 टीम है, और सर्बिया के साथ अभी कुछ देर में मैच होने जा रहा है, और इस मैच के हवाले से अपनी ओपिनियन शेयर करें प्लीज़। इसमें देखिए, अगर हम एक्सपेक्ट करें कि जिस तरह स्पेन ने कोस्टा रिका को हराया है उसी तरह का रिज़ल्ट होगा, लेकिन मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि जो यूरोपियन टीम्स होती हैं, बेशक इतने उनके पास
अटैकिंग थ्रेट ना भी हो, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ डिसिप्लिन ज़रूर होता है। तो आई एम श्योर ब्राज़ील फेवरेट्स है, लेकिन दिस इतना आसान नहीं होगा ब्राज़ील के लिए सर्बिया को हराना मेरे ख्याल से। ब्राज़ील एक ऐसी साइड है शेयर भाई जो नंबर 1 भी है और इज द ओनली टीम जो 5 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन भी है जब से फुटबॉल की हिस्ट्री रही है, और हमेशा कभी हमने इनको लंबे टाइम के लिए गेम से आउट नहीं देखा। हर सर्टन टाइम पीरियड के बाद ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। ऐसे ही। तो आप कौन से ऐसे प्लेयर को मार्क करते हो कि जो ऐसे सुपरस्टार तो उनकी टीम में बहुत ज़्यादा है, बट आपकी नज़र में कौन से ऐसे की प्लेयर हैं जो ये एबिलिटी रखते हैं कि जो सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाएंगे? आई थिंक दिस कुड बी अ ब्रेकआउट ईयर फॉर विनीसियस जूनियर। नया बहुत ही टैलेंटेड किस्म का प्लेयर है। नेमार तो है ही है, देखें नेमार ने पूरी टीम को लेके चलना होता है, बट आई थिंक उसको साथ रोड्रिगो, जिस तरह हम बार्सिलोना में एक टाइम पे इनका एक अटैकिंग फॉरवर्ड बना था मेसी, नेमार और सुआरेज, और उन्होंने 2 साल के लिए बिल्कुल यूरोपियन टूर्नामेंट्स की जो है ना वो उनको नीचे कर दिया था। बिल्कुल इसी तरीके से आई थिंक दे हैव दिस जो कॉम्बिनेशन है ना, नेमार, रोड्रिगो और विनीसियस जूनियर, ये वही कॉम्बिनेशन बन सकता है जो आगे आप ब्राज़ील को इस वर्ल्ड कप में के बाद अगले वर्ल्ड कप के अंदर भी बड़ी अच्छी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ देता है। सर्बिया और ब्राज़ील के मैच के लिहाज से सर्बिया इज़ ए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं बड़ा फिजिकल प्ले ज़्यादा करती हैं। जी। तो आई थिंक ये इनकी स्ट्रेटजी होगी कि वो ब्राज़ील खेलना चाहता है फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, और आई थिंक सर्बिया को पता है कि अगर हमने इनको फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलने दी तो इन्होंने जो है ना वो हमारी इधर उधर होके हमसे निकाल लेना। तो आई थिंक इनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि ज़रा थोड़ा सा डोमिनेटिंग पासिंग के साथ इनकी ड्रिल भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। सर्बिया के जो फॉरवर्ड 3 है, टार्डिच, व्लाहोविच और मिट्रोविच, ये इसके पास पोटेंशियल है कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसमें मेरा ख्याल है फर्स्ट हाफ क्रूशल है। अगर फर्स्ट हाफ तक सर्बिया ने ब्राज़ील को गोल करने ना दिया तो जब सेकंड हाफ में नर्व्स दे टेंड टू क्रीप इन, ये फिर मेरा ख्याल है फिर जर्मनी वाली सिचुएशन बन सकती है, बिकॉज जर्मनी कुड हैव कंप्लीट मतलब डोमिनेटेड वो, अगर कुछ शुरू में जो उनके चांस थे वो वो नहीं कर पाए एग्जीक्यूट, और बाद में जापान ने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखा। अच्छा थोड़ा सा और लास्ट नोट, मुझे कोई फॉर्मेशन के हवाले से बता दें कि ब्राज़ील की फॉर्मेशन क्या होगी और सर्बिया की फॉर्मेशन के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें, क्या फॉर्मेट रखेंगे, ये अपना फॉर्मेशन के साथ जाएंगे मैदान में? ब्राज़ील से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4-2-3-1 खिलाएंगे। गोलकीपर इनके एलिसन है जो लिवरपूल के लिए खेलते हैं। राइट बैक मिलिटाओ होंगे, थियागो सिल्वा सेंटर बैक, साथ मार्किनियोस होंगे उनके साथ, अलेक्सैंड्रो लेफ्ट बैक होंगे जी, फ्रेड और कैज़मीरो डिफेंसिव मिडफील्डर होंगे जी। उनके आगे जो 3 लाइन होगी, राफिनिया, नेमार और विनीसियस जूनियर, ये इनका बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन और बनता है। रिचार्लिसन अटैक बहुत आप कहीं से कोई फ्लॉ निकाल नहीं सकते। आप कहे ना कि इनका डिफेंस कमज़ोर है या कीपर, एलिसन बहुत ही बेहतरीन उम्दा कीपर हैं, लिवरपूल के लिए खेलते हैं और इनको गोल्डन ग्लव मिल चुका है प्रीमियर लीग में। तो बहुत थियागो सिल्वा जो है वो ही इज़ वन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और हर डिफरेंट लीग में जाके उसने मनवाया है कि वो बड़ा ही एक सॉलिड किस्म का डिफेंडर है। बिल्कुल ठीक है जी, अभी तो कुछ देर में मैच होगा और हम देखेंगे, और ये तमाम जो मैच 4 खेले जाएंगे इन पे कल हम डिस्कशन भी करेंगे। अभी इजाज़त लेते हैं जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आपने आज की गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।